वेलकम इन माय चैनल। माय चैनल इज़ केएनटी एजुकेशन। पहले ध्यान हटाएं फिर ध्यान लगाएं। गुड विशेस फॉर योर हेल्थ। मैं आपका साथी केंद्र आपके अपने चैनल केएनटी एजुकेशन पर आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हम लोग टेट सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से सीडीपी को पढ़ रहे थे। सीडीपी में हमारा टॉपिक चल रहा है वृद्धि और विकास। वृद्धि विकास के अंतर्गत हमने मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, संवेगात्मक विकास के बारे में जाना। विकास की अगली कड़ी में हमें समझना है भाषा विकास को। भाषा विकास के बारे में आइए हम बात करते हैं कि भाषा विकास हमारा क्या है। भाषा विकास में को आप सामान्य परिचय के तौर पे देखिए कि भाषा संचार का एक रूप है, चाहे वह बोली जाए चाहे वह लिखी जाए, चाहे वो मौखिक हो चाहे वो लिखित हो। लिखित होगी तो एक चिन्हों का प्रयोग किया जाएगा और जब वो इन्हीं चिन्हों को आप बोल देंगे तो वो मौखिक का रूप धारण कर लेगी। भाषा एक समुदाय द्वारा प्रयोग किए जाने वाले शब्द होते हैं और उनके अलग अलग व्याकरण होते हैं। हर भाषा के अपने अपने शब्दावली हैं, उनका एक शब्द समुदाय है और उनके एक अपने व्याकरण हैं। हिंदी के एक अलग, संस्कृत के अलग, इंग्लिश में, तमिल, तेलुगु, मलयालम, अगर आप फॉरेन की बात करते हैं तो उनमें आपके रशियन, फ्रेंच, स्पेनिश, सब की अलग अलग भाषाएँ, पास्तु वास्तु। अब आप ये समझिए कि सभी मानव भाषाओं में कुछ सामान्य विशेषताएं, भले ही इतनी सारी भाषाएं हैं लेकिन उसके बाद भी इनमें कुछ सामान्य विशेषताएं होती हैं सभी भाषाओं में। क्या सामान्य विशेषता है आप इसे समझिए। इनमें अनंत उत्पन्नशीलता, अनंत सृजनात्मकता और संगठनात्मक नियम शामिल होते हैं। आप ध्यान से सुनिए इस बात को। अनंत उत्पन्नशीलता का आशय यह है कि हर भाषा में अपने अलग अलग शब्द गढ़े जाते रहते हैं टाइम पीरियड से, उनमें अनंत शब्द उत्पन्न किए जाते रहते हैं, अनंत सृजनात्मकता का विकास होता है और उनका एक संगठन तैयार हर बार होता है और ये हर एक भाषा की विशेषता है और यही भाषा की व्याख्या भी करता है। ठीक है। भाषा के नियमों की प्रणाली की अगर हम बात करते हैं कि भाषा के नियम की कुछ प्रणाली होगी जो जिस प्रणाली पे भाषा कार्य कर रही होगी। तो भाषा के नियमों की प्रणाली की बात करें तो भाषा के नियमों की निम्नलिखित 5 प्रणाली है। स्वर तंत्र, शब्द तंत्र, वाक्य विन्यास, अर्थ विन्यास, व्यवहारिकता। स्वर तंत्र को हम समझते हैं कि स्वर तंत्र क्या है। यह भाषा की ध्वनि प्रणाली है। स्वर तंत्र, स्वर से ही समझ में आ रहा है। स्वर तंत्र यह भाषा की एक ध्वनि प्रणाली है। उदाहरण के लिए हिंदी में जैसे ए, ई, उ, ए, ओ, ये सारे शब्द, जैसे आप त्र एक शब्द होता है हिंदी में तो वो ता और रा के समन्वय से बनता है। लेकिन आप सोचिए कि ता और रा के अलावा ता और का को मिला दीजिए, कोई शब्द बनेगा नहीं। तो मतलब एक निश्चित ध्वनि प्रणाली है, उसे हम स्वर तंत्र कहते हैं। अब दूसरी बात, अर्थ को प्रभावित करने वाली ध्वनि की सबसे छोटी, सबसे बड़ी लाइन यहाँ पे है। अर्थ को प्रभावित करने वाली ध्वनि की सबसे छोटी और बुनियादी इकाई को हम क्या कहते हैं? स्वनिम कहते हैं। ये 1 नंबर के क्वेश्चन से डायरेक्ट टेट में पूछा जाता है सीटेट में कि अर्थ को प्रभावित करने वाली ध्वनि की सबसे छोटी और बुनियादी इकाई कौन है? स्वनिम, जिसे फोनिम भी कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है। अब हम शब्द की बात करते हैं। शब्द तंत्र के, शब्द तंत्र में अगर बात करते हैं तो यह शब्द संगठन में शामिल अर्थ की इकाई को दर्शाता है या संदर्भित करता है। किसी शब्द में अर्थ की सबसे छोटी इकाई रूपिम। अब आप समझिए, किसी शब्द की अगर बात हो तब रूपिम और किसी अर्थ की बात हो तो स्वनिम। आप समझिए, आप रटने के लिए आप समझिए कि शब्द से ज़्यादा वैल्यू किसकी होती है? अर्थ की। भाई शब्द क्या चीज़ है? कुछ नहीं, उसका अर्थ रिप्रेजेंट करे तो शब्द रूपिम 3, स्वनिम बड़ा अर्थ वैल्यूएट होता है। तो अर्थ के दृष्टिकोण से जब पूछेगा कि अर्थ को प्रभावित करने वाली ध्वनि की सबसे छोटी इकाई, तब आप स्वनिम। और किसी शब्द में अर्थ की सबसे छोटी इकाई, तो जब यहाँ शब्द की बात आ जाए तो, और जब यहाँ ध्वनि की बात आ जाए तो स्वनिम। अब आप देखिए, यह एक शब्द या एक शब्द का हिस्सा हो सकता है। जो रूपिम होता है वो एक शब्द भी हो सकता है या एक शब्द का हिस्सा होता है। अब इसके बारे में समझिए, शब्द कैसे है? जैसे लड़का हो गया, लड़का क्या है? एक रूपिम है, क्योंकि वो एक क्या है? शब्द है। लेकिन आप अगर उदाहरण के लिए आप देखिए, जैसे
प्रीमेच्योर है, तो प्रीमेच्योर में जो प्री है ये कोई शब्द नहीं है, ये क्या है, प्रीफिक्स है। आप राइटिंग में देख रहे हैं तो आईएनजी क्या है, सुफिक्स है, कोई शब्द नहीं है। लेकिन प्रीमेच्योर जो है एक शब्द है। लेकिन अगर प्री की बात करें तो प्री क्या है, प्री एक रूपिम है, शब्द का क्या है, हिस्सा। सभी प्रत्यय उपसर्ग रूपिम है। उदाहरण के लिए प्रीमेच्योर, राइटिंग, ये शब्द नहीं है लेकिन क्या है, रूपिम है। अब हम अगले बात करते हैं वाक्य विन्यास पर। तो आइए बात करते हैं वाक्य विन्यास कि वाक्य विन्यास क्या है। ठीक है, बात करते हैं भाषा के नियमों की प्रणाली में तीसरे क्रम पे हमारा क्या आता है। तीसरे क्रम पे आता है वाक्य विन्यास। वाक्य विन्यास क्या है, इसे आप समझे कि यह व्याकरणिक रूप से वाक्यों में शब्दों का सही संगठन है। जो वाक्य होते हैं उनमें जो सही शब्दों का सेटअप होता है कि कब कर्ता के बाद ऑब्जेक्ट होगा, फिर सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब होगा, इनकी जो क्रियाएं हैं वो सभी सेटिंग में एक सही दिशा में रहें, इसको ये द्योतक है, इसका वो काम करता है। ठीक है, तो यह व्याकरणिक रूप से वाक्यों में शब्दों का सही संगठन है। जैसे वह बाजार जाता है, अगर आप इसे देखिए तो वह बाजार जाता है, ये जो है शब्दों, वह शब्द है, बाजार शब्द है, जाता है, ये 4 शब्दों हैं। इन 4 शब्दों का सही क्रम यही है। लेकिन अगर आप सोचिए कि वह जाता है बाजार, वह जाता है बाजार, क्या ये सही है? मतलब ये शब्दों का सही संगठन नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि वाक्य विन्यास शब्दों को वाक्यों में सेटअप करने के लिए होता है कि वाक्य अपनी सही पोजीशन पर रहे, ताकि अब देखिए वाक्यों की वाक्य रचना विभिन्न श्रेणियों के शब्दों जैसे संज्ञा, क्रिया, नाम, समूह, संयोजन के नियम है। इसको हमने पहले ही बता दिया। अब आप देखिए अर्थ विन्यास की अगर आप समझते हैं, अर्थ विन्यास क्या है कि यह शब्दों और वाक्यों के अर्थ को संदर्भित करता है कि जो शब्द में जो अर्थ, वाक्य शब्द में और वाक्यों से जो मिलकर अर्थ रिप्रेजेंट कर रहा है वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि क्या भाई अर्थ सही है। जैसे वह बाजार जाता है, ये वाक्य के दृष्टिकोण से सही है, लेकिन क्या ये अर्थ के दृष्टिकोण से सही है, ये चीज़ें आपको आगे क्लियरिटी कर जाएंगी। अब देखिए शब्द वाक्यों में वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही होने पर अर्थ के आधार पर प्रतिबंध हो जाता है। जैसे समझिए, पहले समझने की बात यह है कि वह एक मोटरसाइकिल उड़ाता है। अगर आप इसे शब्द विन्यास के तौर पर देखिए तो यहाँ पे ठीक है, करता है, मोटरसाइकिल एक वस्तु हो गई, उड़ाना एक क्रिया हो गया, ये बिल्कुल है। अगर आप इसे वाक्य विन्यास की दृष्टि से देखते हैं तो बिल्कुल सही है, लेकिन यह वाक्य अर्थ की दृष्टि से गलत है। क्यों गलत है आप देखिए, क्योंकि सही वाक्य ये होना चाहिए था कि वह एक मोटरसाइकिल की सवारी करता है। रीज़न, अर्थ के दृष्टिकोण से मोटरसाइकिल उड़ाई नहीं जा सकती, वह एक हवाई जहाज़ उड़ाता है। मतलब अगर उड़ाने की बात आएगी तब किसको कहा जाएगा, हवाई जहाज़। देखिए ये वह एक मोटरसाइकिल उड़ाता है, ये वाक्य विन्यास की दृष्टि से तो सही है, लेकिन अर्थ विन्यास की दृष्टि से गलत है। यही चीज़ को रिप्रेजेंट करता है भाषा में कि अर्थ विन्यास का भी नियम हमें पास समझना चाहिए। व्यवहारिकता का नियम, 5वां पॉइंट इसका है व्यवहारिकता। व्यवहारिकता क्या है कि यह विभिन्न संदर्भों में भाषा के उचित उपयोग को संदर्भित करता है। अब भाषा के उचित उपयोग को संदर्भित करता है मतलब संवाद के लिए भाषा के व्यवहारिक उपयोग का ज्ञान होना जरूरी है। जब आपके पास स्वर तंत्र हो जाते हैं, अर्थतंत्र का ज्ञान हो जाता है, वाक्य विन्यास समझते हैं, अर्थ विन्यास समझते हैं, फिर आप व्यवहारिक उसे डायलॉग में, संवाद में जब आप उसे बोलते हैं तो आपको व्यवहारिकता का ज्ञान होना जरूरी है। जैसे जब आप चर्चा में बारी से बोलते हैं, जैसे चर्चा हो रही है, किसी चीज़ पर डिस्कशन हो रहा है, तो कोई बोला, फिर दूसरे नंबर ने बोला, तीसरे नंबर, चौथे नंबर, आप 5वें पे हैं, 5वें ने बोला, फिर मतलब एक चर्चा में क्या सब लोग एक साथ बोलते हैं? नहीं, ये बारी बारी बोलते हैं। तो ये जो बारी बारी बोलते हैं इसको क्या रिप्रेजेंट करता है? व्यवहारिकता के नियम को। दूसरे क्या है, आप अपने बड़े श्रेष्ठ शिक्षक से विनम्र से बोलते हैं। जैसे आपसे बड़े बोल रहे हैं तो आप यहाँ पे चले आइए, सर आप यहाँ बैठ जाइए। तो जब आप उससे विनम्रतापूर्ण बात कर रहे हैं और तो आप व्यवहारिकता के ज्ञान को प्रदर्शित कर रहे हैं।
लेकिन जब आप छोटे से बात करते हैं तो आप उनसे विनम्र होकर नहीं बात करते, आप उनसे प्यार से बात करते हैं। कोई कोई लोग तो बेहुदापन से भी बात करते हैं, बदतमीजी से बात करते हैं, लेकिन क्या वो बड़े से बदतमीजी से बात करना वो भी लाजमी नहीं है। तो आपको किससे क्या बात करना है और किस तरह से बात करना है, इसका ज्ञान ही आपकी व्यवहारिकता को रिप्रेजेंट करता है। इशारों, वाणी की आवाज़, संदर्भ, कैसे अर्थ स्पष्ट करने का ज्ञान व्यवहारिकता के ज्ञान को रिप्रेजेंट करता है। अब आप ये समझिए, इशारों में किसी को कह रहे हैं तो वाणी की आवाज़, जो उसमें आपके टोन है, वो जिस तरह से बात कही जा रही है, वो सब कुछ व्यवहारिकता पर डिपेंड करता है कि आप व्यवहारिकता का ज्ञान है कि नहीं है, कि किस टोन में आपको किससे बात करना है। वो अर्थ भी रिप्रेजेंट करेगा, वही भाषा की शक्ति पे समझाएगा आपको। अब भाषा विकास के चरण पे बात करते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक हमारा है कि भाषा विकास के चरण। वैज्ञानिकों का मानना है कि भाषा विकास चरणों में होता है। मतलब भाषा विकास निरंतर तो होता है, लेकिन उसमें चरण भी होते हैं कि ये चरण, वो चरण, ऐसा चरण, वैसा चरण, समझिए। और ये विकास के चरण सभी मनुष्यों में सार्वभौमिक है। सभी मनुष्यों में सार्वभौमिक का मतलब जितनी भी धरती पर मनुष्य हैं उनमें सार्वभौमिकता है इस बात को लेके कि भाषा जो है चरणों में बढ़ती है। निरंतरता के साथ भाषा चरणों में बद्ध है। जैसे पहले रोना, फिर कूकना, फिर एक शब्दों को बोलना, फिर दो शब्दों को बोलना, फिर व्याकरण रहित बोलना, फिर व्याकरण सहित बोलना, फिर पूरी तरह से सही से कह पाना। वह व्यक्ति देखें, लेकिन सार्वभौमिक है, लेकिन जिस उम्र और गति से एक बच्चा एक चरण तक पहुंचता है वह व्यक्तिगत अंतर के कारण भिन्न हो सकता है। भले ही ये सार्वभौमिक है, लेकिन उसकी उम्र और गति के आधार पर अलग अलग सब में भाषा का विकास होता है। अलग अलग भाषा का विकास है कि कोई, मान लीजिए कोई बच्चा 1 साल में एक शब्दों को अच्छा से बोलने लगा, कोई बच्चा 1.5 साल में बोल रहा है, तो उसकी भाषा की जो गति है और उम्र में डिफरेंसेस उसका व्यक्तिगत नेचर की वजह से, व्यक्तिगत में आपके पास कई आ जाते हैं, अनुवांशिक फैक्टर भी बनता है, आपका जो है वातावरणीय, वो शिक्षा, कई चीज़ों का एटमॉस्फेयर के ऊपर डिपेंड करता है। तो अब हम क्या बात करेंगे, अब हम बात करेंगे कि भाषा विकास के चरणों पे हमें समझेंगे कि भाषा विकास के चरण क्या है। आइए बात करते हैं भाषा विकास के चरण पर। भाषा विकास के चरण पर बात करते हैं कि भाषा विकास के चरण क्या है। भाषा विकास के चरण में जो पहला चरण आता है वो आता है रोना। यह दुनिया में आते ही बच्चे पहली प्रतिक्रिया करते हैं। अगर बच्चे कोई पहली प्रतिक्रिया करते हैं भाषा विकास में तो वो क्या है, रोना। भूख, भय, दर्द आदि को व्यक्त करने के लिए शिशु जीवन के शुरुआती चरणों में रोते हैं। तो मतलब भाषा विकास का जो पहला चरण है वो है रोना। दूसरा कौन है, दूसरा है कूकना। यह 5 से 6 सप्ताह में शुरू होता है और कूकना का शाब्दिक अर्थ होता है मृदु बड़बड़ाना। आपने देखा है कोई कोयल भी कूकती हैं, तो उसी तरह कूकना होता है। और कूकना एक ध्वनि जैसा होता है, जैसे रोना वैसे कूकना भी। तो रोने के बाद की क्रिया क्या है, कूकना। फिर होता है बड़बड़ाना। यह 5 से 6 महीने में शुरू होता है, जिसमें बच्चा स्वर और व्यंजन की ध्वनियों का उत्पादन करता है, लेकिन पहचानने योग्य शब्द उत्पन्न नहीं करता। यह सार्वभौमिक है कि ये सांस्कृतिक प्रभावित है। ये सार्वभौमिक है कि यह सांस्कृतिक प्रभावित है, जिसका अर्थ है कि बच्चा उस भाषा का अनुकरण करता है। मतलब अब आप ये देखिए, जो यहाँ पे बच्चा बड़बड़ा रहा है, स्वर और व्यंजन, मैंने क्या कहा, तो स्वर और व्यंजन का मतलब यह है कि अगर हिंदी भाषा में है तो हिंदी के हिसाब से बड़बड़ा रहा है। मतलब ये एक तरह से कहा जाता है अनुकरण जो होता है ये अपने संपर्क पे डिपेंड करता है कि कहाँ पे। इंग्लिश में है तो वो वहाँ के टर्म में बड़बड़ाना रहेगा, उसको यहाँ का, जो यहाँ के रहेंगे वो यहाँ के हिसाब से बड़बड़ाएंगे, ठीक है। अब आता है एक शब्दीय कथन। एक शब्दीय कथन क्या है कि यह 1 वर्ष में शुरू होता है। इस अवस्था में बच्चों का वाक्यांश या वाक्यों के बजाय केवल एक शब्द का उच्चारण करते हैं। जैसे 1 साल के बच्चे को आप देखेंगे तो वो जैसे कहेगा कि मुझे पानी दो, ये शब्द नहीं बोलेगा, सिर्फ इसके बजाय केवल कौन सा शब्द यूज करेगा, पानी। पानी बोलने से ही ये पूरा अर्थ क्लियर कर दे रहा है कि इसको पानी चाहिए। तो केवल एक शब्द का ये उच्चारण करता है, और कब, 1 वर्ष में।
तो एक शब्दीय कथन, फिर दो शब्दीय कथन शुरू होता है। दो शब्दीय कथन कब से होता है? 1.5 साल से 2 वर्ष में शुरू होता है। बच्चा खुद को व्यक्त करने के लिए 2-3 शब्दों का प्रयोग करता है। बच्चा व्याकरणिक तत्वों को, सबसे बड़ी बात, व्याकरणिक तत्वों को छोड़कर अपने अभिव्यक्ति पर ध्यान देता है। कि जैसे ये नहीं कहेगा पापा ये घर है, ऐसा नहीं कहेगा पापा घर, मम्मी पानी, बस ऐसे ही छोटे छोटे शब्दों को 2 शब्दों में बोलेगा, जो व्याकरणिक आधार पर कुछ नहीं होगा पर वो अभिव्यक्ति करेगा। शब्द संक्रमण या प्रारंभिक बचपन, मतलब 2 से 6 वर्ष की शुरुआत में यह अवधि भाषा के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। नॉम चॉम्स्की ने कहा कि बाल्यावस्था में बच्चे सारे शब्दों को सीखते हैं और उन्हीं में उनका जो एलईडी होता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, वो अभी मैं नॉम चॉम्स्की पे भी बात करूँगा तो उसके बारे में बताऊँगा डिटेलिंग। और नॉम चॉम्स्की ने यह कहा कि भाषा का विकास सबसे महत्वपूर्ण समय होता है, मतलब जो 2 से 6 वर्ष होता है बच्चे के सीखने का, भाषा सीखने का सबसे अच्छा काल यही माना जाता है। और एक बच्चा इस स्तर पर प्रतिदिन, सबसे बड़ी बात, 25 से 50 शब्द सीख जाता है। 2 से 6 वर्ष में बच्चा प्रतिदिन 25 से 50 शब्द सीख जाता है। अभी आगे के टर्म में आप पढ़ेंगे कि कौन कितने ईयर में कितने शब्दों का उसे ज्ञान हो चुका रहता है। ठीक है, अब तक हमने भाषा के विकास के चरण के बारे में बात करें। अब भाषा विकास के सिद्धांतों के बारे में बात करते हैं कि भाषा विकास के सिद्धांत क्या हैं। आइए भाषा विकास के सिद्धांतों पर बात करें। भाषा विकास के सिद्धांत, तो भाषा विकास के क्या सिद्धांत है इन्हें समझते हैं। अनुबंधन का सिद्धांत है, इसे पावलोव ने दिया है कि बच्चा भाषा सीखने के लिए इसे अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ के भाषा सीखता है। जैसे वो एक शब्द को बोलता था, आज 2 शब्द बोल रहा है, कल वाक्यों को बोल रहा है, मतलब अपने पूर्व ज्ञान को जोड़कर शब्दों को सीखता है। अनुबंधन का सिद्धांत। दूसरा जो सिद्धांत है भाषा विकास में, वो है क्रिया प्रसूत वातावरणीय पुनर्बलन का सिद्धांत। इसको स्किनर ने दिया था। इनका सिद्धांत भाषा को जन्मजात न मानकर वातावरण की उत्पत्ति मानता है। इनका ये मानना है कि किसी भी चीज़, शब्द को, भाषा को पहले बच्चा अनुकरण करता है, फिर उसके साथ साचर, फिर उसके बाद सबलीकरण करता है, पुनर्बलन करता है। जैसे आप समझिए अनुकरण कैसे है कि जैसे कि आपने बोला कि ये मोटरसाइकिल है, तो पहले उसने साइकिल पढ़ा, फिर जब वो साइकिल को देखा वस्तु को, तो उस साइकिल शब्द को उस वस्तु के साथ में साचर मिला दिया और फिर आपने उसको क्लैरिटी बताई कि हाँ यही साइकिल है, मतलब आपने उस पर क्या किया, सबलीकरण किया। तो तब वो चीज़ों को लेके श्योर हो गया कि नहीं साइकिल इसे कहते हैं। पहले तो वो सिर्फ साइकिल पढ़ा था, फिर उसका अनुकरण, फिर साचर, फिर सबलीकरण। इस माध्यम से वो अपने भाषा का विकास करता है। दूसरे एक वैज्ञानिक हैं, तीसरा पॉइंट है भाषा सापेक्षता का सिद्धांत। लेबोर्फ वैज्ञानिक थे। इनका सिद्धांत था कि भाषा वस्तु के सापेक्ष मानता है, अर्थात जो वस्तु जिस भाषा में होती है वहाँ उसके कई नाम होते हैं और जहाँ उसके पास, जहाँ की भाषा नहीं होती वहाँ उसके कई नाम नहीं होते। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि अपने यहाँ आम पाया जाता है, तो अपने यहाँ आम के कई नाम हैं, लंगड़ा है, चौसा है, कलमी है, न जाने क्या नाम हो सकते हैं, बहुत से नाम होंगे। ऐसे ही अपने यहाँ बहुत से अमरूद पाए जाते हैं, वो इतने। लेकिन क्या ये बाहर भी यही होंगे? बाहर का सीन ये है कि जैसे आप अमेरिका में जाते हैं तो वहाँ जो आम होगा वो उसका नाम सिर्फ इंडियन मैंगो होगा और कोई नाम तो होगा नहीं। जैसे अगर हमारे पास कोई फॉरेन से कोई वस्तु इंपोर्ट की जाती है तो वहाँ इसका केवल नाम होता है, तो ये होता है भैया अमेरिका की है। क्या अमेरिका का नाम से मतलब सिर्फ होता है? उसका भी तो कुछ नाम होता होगा वहाँ के, तो विभिन्न नाम वहाँ पे भी होते हैं। इसी तरह फॉर एग्जांपल आपके भी कई नाम होते हैं। आपका घर का कोई नाम है, आपके परिवार में कोई नाम है, आपको दादी किसी अन्य नाम से बुलाती हैं, आपके कई नाम होते हैं। चूँकि आपका यहाँ का स्थान है, यहीं आपकी शादी होती है, आप ससुराल में जाते हैं तो आपका वहाँ सिर्फ एक नाम है कि दूल्हा। तो ओवरऑल कहने का ये सेंस है कि जहाँ आपका स्थायी रहता है वहाँ पे आपके कई नाम होते हैं और जहाँ पे आपका अस्तित्व कम होता है वहाँ पे सिर्फ एक ही नाम से जाने जाते हैं जब आप वहाँ जिस नाम से जाते हैं। भाषा अर्जन का सिद्धांत। नॉम चॉम्स्की ने बोला कि भाषा की क्षमता जन्मजात होती, जैसे कि क्रिया प्रसूत में स्किनर ने बोला कि भाषा की जो होती है वो वातावरणीय है। इन्होंने क्या बोला? जन्मजात होती है। मतलब हमारे पास भाषा संग्रहणक यंत्र होता है, मतलब लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जिसे हम LAD कहते हैं,
नॉम चॉम्स्की का ये मानना था कि हमारे पास एक अंदर भाषा अर्जन की शक्ति होती है, वो एक डिवाइस वर्क करती है जो शैशवावस्था में सबसे ज़्यादा एक्टिव मोड पे होती है, इसीलिए हम भाषा को बहुत जल्दी सीख जाते हैं। उनका ये मानना था कि हमारे पास एक सार्वभौमिक व्याकरण भी होता है। व्याकरण आधार पे ये है कि हम देखिए एक एक शब्द को बोलते हैं, फिर दो दो शब्द बोलने लगते हैं, फिर तीन शब्द, फिर उसके बाद एक व्याकरण में क्रमबद्ध कर देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक सार्वभौमिक व्याकरण है। ये हिंदी में भी, संस्कृत में भी, तेलुगु में भी, तमिल में भी, फॉरेन की सभी लैंग्वेज में हमारे पास एक व्याकरण, मतलब एक सार्वभौमिक व्याकरण है जिसे हम ऑटोमेटिक हमारे अंदर जन्मजात है। इनका नॉम चॉम्स्की का मानना है। परिपक्वता का सिद्धांत ये कहता है कि कोई भी बच्चा तभी बोलेगा जब बोलने के लिए उसके ध्वनि यंत्र परिपक्व हो गए हों। जैसे जो उसकी नली है, जैसे उसका रोना, कूकना, बलबलाना, बड़बड़ाना, एक शब्दी, दो शब्दी कथन। अब आप ये सोचिए कि कोई बच्चा सीधा व्याकरण के ज्ञान की बात करने लगे तो नेवर पॉसिबिलिटी। वो धीरे धीरे चीज़ों को परिपक्व करेगा, उन चीज़ों पे कमांड आएगा उसका, जब उस सब को बेहतर तरीके से वर्क कर लेगा तब जाके वो काम करेगा। अब हमारे पास एक टॉपिक बचता है कि कौन एक शब्दों में, कि अगर ये कहा जाए कि एक साल से 1 साल में बच्चा बोलना शुरू कर देता, एक साल में एक शब्द, 1.5 साल में वो अच्छे शब्दों को बोलना शुरू कर देता। तो लेकिन अगर एक शब्दों में पूछा जाए कि एक साल में कितने शब्दों को सीख पाया, एक साल में तो बोलना ही शुरू करता है, फिर दूसरे साल में कितने शब्दों को अपने पास रखता है, तीसरे साल, चौथे साल, तो इस पर भी कुछ वैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपने रिसर्चेस किए, उनके आधार पर एक डाटा तैयार किया है। तो उस डाटा के बारे में हम लोग जानकारी रखते हैं ताकि हमें ये पता हो कि कौन सी अवस्था में कितने शब्दों का निर्माण कर लेता है एक बच्चा। तो आइए बात करते हैं उस पर कि शैशवावस्था में कोई बच्चा 1 साल में बोलना एक शब्द शुरू किया तो फिर धीरे धीरे 2 साल में कितने शब्द बोला, 4 साल में, 5 साल में, 6 साल में। आइए बात करते हैं, ठीक है। भाषा विकास पर विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपने अपने मत दिए और उनका ये मानना था कि किस उम्र में कितने शब्दों को, शब्द के भंडार बच्चे अपने अंदर समाहित किए होते हैं। तो आइए बात करते हैं शैशवावस्था में भाषा विकास के बारे में। अगर हम बात करते हैं तो प्रोफेसर स्मिथ के अनुसार 0 से 8 माह में कोई शब्द भंडार नहीं होता बच्चे के पास। 10 माह में 1 शब्द उसके पास होता है, 12 माह में 3 शब्द होते हैं, 15 माह में 19, 18 माह में 22, 21 माह में 118 शब्द, 2 वर्ष में 212 शब्द, 4 वर्ष में 1550 शब्द, 5 वर्षों में 2072, 6 वर्ष में 2562 शब्दों को बच्चा अपने शब्द भंडार में रखता है। एक वैज्ञानिक, सिसोर वैज्ञानिक थे, उनका क्या मानना था देखिए। तो उन्होंने शुरुआती दौर पे नहीं किया, 4 वर्ष से 10 वर्ष के बीच में किया। तो उनका मानना था कि 4 वर्ष में 5600 शब्द, 5 वर्ष में 9600 शब्द, 6 वर्ष में 14700 शब्द, 7 वर्ष में 21200 शब्द, 8 वर्ष में 26300 शब्द, 10 वर्ष में 34300 शब्दों का शब्द भंडार बच्चा के पास होता है। हालांकि अगर इस डाटे से आप देखते हैं कि 4 वर्ष में तो 15 है, 1550 यहाँ छोड़े तो इतना 4 गुना हो गया है। तो इनका जो डाटा था, इन्होंने जिन बच्चों पर अध्ययन किया उनका ये मानना था, इन्होंने जिस पर अध्ययन किया वो है। मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने इंग्लिश मीडियम के लड़कों पे कर लिया होगा और उनके शब्द भंडार कुछ ज़्यादा ही हो गए होंगे। ये तो रही मजाक की बात। रियलिटी ये है कि हर एक वैज्ञानिक एक अपने उम्र, एक अवस्था के तहत किए, उस टाइम पे उनको क्या मिला उस हिसाब से अपने डाटा को जनरेट किए। अब मूल बात यह है कि भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं। कि भाषा विकास को प्रभावित करने वाले मुख्यतः 4 कारक हैं। इसमें आनुवांशिकता है कि अगर जन्मजात बीमारी और जन्म से कोई गूंगा बहरा हो तो वो भाषा विकास उसको प्रभावित करेगा, वो भाषा को विकसित नहीं कर पाएगा उतनी तरह से। इवन गूंगा है तो बोल ही नहीं पाता, तो भाषा कहाँ विकास होगी इसमें। वातावरण में अगर देखते हैं कि भाषा को बोलने के मुक्त एवं नियंत्रण वातावरण का भी भाषा विकास पे बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसे अगर भाषा बोलने के लिए मुक्त अवस्था में रखी जाए और नियंत्रित, किसी को बोले तो उसे कंट्रोल किया जाए और किसी को हो कि नहीं बोलो भैया, तो मतलब जब इसका भी, वातावरण का भी बहुत बड़ा असर पड़ता है भाषा के विकास पे। सीखने के अवसर, इसमें भाषा सीखने के माध्यम आते हैं। माध्यम की बात करें तो अगर विभिन्न माध्यम से हैं, जैसे हमारे घर में हैं, छोटे बच्चे हैं, तो छोटे बच्चे अपने दादा दादी से भी सीख रहे हैं, अपने हम उम्र के लड़कों से भी सीख रहे हैं भाषा को, अपने थोड़े जो उनसे बड़े हैं 2-4 साल उनसे सीख रहे हैं भाषा, प्लस अपने टीचर से सीख रहे हैं। अपने घर में जो काम करने वाले लोग आते हैं या अन्य कोई जैसे हुए, तो जो हमारे नौकर हुए या कोई भी जो भी आते हैं हमारे यहाँ इष्ट मित्र,
उनकी भाषा को सीख रहे हैं, तो बच्चे कहीं ना कहीं भाषा का संग्रहण कहीं ना कहीं विभिन्न विभिन्न माध्यमों से करते रहते हैं, इसका भाषा पे धनात्मक असर जाता है। पोषण का भी बात करें कि पोषण का भाषा विकास पे धनात्मक प्रभाव जाता है। भाई कोई बच्चा बोलने में एनर्जी का जाती है, अगर कोई बच्चा कुपोषण का शिकार होगा तो वो कितना बोलेगा, 2 शब्द बोलने के बाद थक जाएगा। तो भाषा का अगर पोषण पे भाषा विकास का तो असर पड़ता है। अगर भाषा विकास करना है तो भाई पोषण उसके पास होना बहुत ज़रूरी है। अगर पोषित नहीं होगा तो वो कैसे भाषा को डेवलप करेगा, बोलेगा। अब दूसरी बात ये हम कहते हैं कि हमने भाषा विकास को इतनी चीज़ों को पढ़ लिया, अब भाषा विकास को बाद हम पूरे विकास की अगर बात करते हैं तो विकास में हमने तीनों डोमेन जो हमारे 4 टॉपिक को बनाते हैं, जिनमें हमारा शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक और सामाजिक, वो 3 डोमेन मिलके, और ये विकास टॉपिक जो भाषा विकास का था ये हो गया। तो यहाँ से हमने वृद्धि और विकास के टॉपिक को समझ लिया। लेकिन क्या होता है कि विकास को अगर एक शब्दों के में मतलब एक वाक्य में डिफाइन करना हो तो 14-15 वाक्य बनाते हैं जो अपने आप में एक अर्थ को जनरेट करते हैं, उनको हमें समझने की ज़रूरत है। तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि विकास के सिद्धांत ही हैं वो, कि विकास के सिद्धांत क्या हैं। तो आइए हम उन पर भी बात कर लेते हैं कि विकास के सिद्धांत कौन कौन हैं। तो आइए बात करते हैं विकास के जो सिद्धांत हैं, हम इन पर बात करते हैं कि विकास के सिद्धांत क्या हैं। सरल से जटिल का सिद्धांत। पहले सरल होता है, पहले आप देखिए गेहूं का एक छोटा बीज होता है, फिर उसके विकास को आप निरंतरता से देखिए तो वो जब बाली तक जाता है तो वो जटिल प्रक्रिया हो जाती है, लेकिन बीज एक सरल होता है। मतलब सरल से जटिल का विकास हमेशा सरलता से जटिलता की ओर विकास करता है। आप देखे भी होंगे इस चीज़ को। असमान गति का सिद्धांत आप देखे हैं कि छोटे बच्चों के शिशुअवस्था में मानसिक, शारीरिक सभी विकास जो है, शारीरिक और मानसिक विकास तीव्र गति से होता है, जबकि बाल्यावस्था में ठहराव लेता है, फिर किशोरावस्था में बढ़ता है। मतलब असमान गति होती है, मतलब किसी अवस्था में ज़्यादा, किसी अवस्था में कम। अंतः संबंध का सिद्धांत होता है, यदि शारीरिक विकास आपका डिस्टर्ब हो गया, मानसिक विकास भी डिस्टर्ब होगा, सामाजिक, संवेगात्मक, भाषा, मतलब सारे विकास को डिस्टर्ब करेगा अगर एक विकास भी प्रभावित हो गया आपका। तो व्यक्ति विभिन्नता का सिद्धांत, एक ही दिन, एक ही समय या जुड़वा बच्चे होने के बावजूद भी उनमें विकास डिफरेंसेस होगा, ये व्यक्ति की विभिन्नता को रिप्रेजेंट करता है। समीप से दूर या केंद्र से परिध की ओर, पहले हमारे शरीर के यहाँ के ऑर्गन, हार्ट, ये इन सब का डेवलप होगा, बाद में हाथ, इन सब का डेवलपमेंट होता है। समीप से दूर का सिद्धांत। अधोमुखी सिरोमुखी का सिद्धांत ये होता है कि जो हमारा पहले हमारे सर का विकास होगा, फिर हमारे पैर का विकास होगा। तो विकास का क्रम ऐसा है, सिरोमुखी है, पैर से नीचे नहीं है। तो पहले सर का विकास, फिर हमारे अन्य ऑर्गन का विकास होता है। एकीकरण का सिद्धांत होता है, पहले बालक किसी कार्य करने के लिए पूरी बॉडी का प्रयोग करता है, फिर बाद में ये समझ जाता है कि इस ग्लास को उठाने के लिए हमें पूरी बॉडी को वहाँ ठेलने की ज़रूरत नहीं थी, हम सिर्फ एक हाथ से उस कार्य को कराते। ये हमारे एकीकरण के सिद्धांत को रिप्रेजेंट करता है। निरंतरता का सिद्धांत, विकास आजीवन चलता है, विकास आजीवन चलता है, मतलब निरंतर चलता ही रहता है। वर्तुलाकार चक्राकार सिद्धांत की अगर हम बात करते हैं तो जो हमारा विकास होता है वो एक रेखा में न होकर चक्राकार, वर्तुलाकार अवस्था में होता है। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि विकास हमारा वर्तुलाकार या चक्राकार होता है, मतलब सरल रेखा में विकास नहीं रिप्रेजेंट किया जा सकता। वंशानुक्रम वातावरण के अंतर संबंधों, मतलब अगर आप हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के अंतर संबंधों पर ही डेवलपमेशन होता है। समान प्रदेश, प्रारूप, नमूने, मॉडल, पैटर्न का सिद्धांत, मतलब आप समझिए शिशुअवस्था के बाद ही बाल्यावस्था आएगी, बाल्यावस्था के बाद ही किशोरावस्था। ऐसा नहीं हो सकता कि किशोरावस्था पहले आ जाए, बाल्यावस्था बाद में आए। एक निश्चित पैटर्न को फॉलो करता है। निश्चित क्रम का सिद्धांत, पहले से ही इसके क्रम निश्चित हैं। आप देख ही रहे हैं कि पहले हमारे जो है मानसिक विकास होता है, फिर शारीरिक, सामाजिक, संवेगात्मक, ये सारे विकास क्रमवाइज चलते रहते हैं। और आप यही इनमें निश्चित क्रम होता है जो शिशुअवस्था के बाद बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इस अवस्था में इतना डेवलप, मतलब निश्चित क्रम का सिद्धांत होता है। अविलोम्यता का सिद्धांत, मतलब जो विकास हो गया है वो कभी भी दूसरे विकास को पलटने का विकास नहीं होगा। जैसे आपने अविलोम्यता से आप देखिए कि अविलोम्यता से लेके है, जैसे कि पहले आपके दूध के दांत आएंगे, फिर आपके अस्थायी दांत है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपके अस्थायी दांत पहले आए और दूध के दांत बाद में आए। तो अविलोम्यता कभी भी ऐसी चीज़ें नहीं हो सकती। भविष्यवाणी या पूर्व कथनीय का सिद्धांत, जब इतनी चीज़ें आपको पता है तो आप ये कह सकते हो कि भाई शिशुअवस्था के बाद बाल्यावस्था आएगी, अस्थायी दांत दूध के दांत टूटने के बाद आएंगे। तो मतलब एक भविष्यवाणी की जा सकती है विकास को लेकर, इसी आधार पर विकास को रिप्रेजेंट किया जाता है। आपको हमारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं, आप इन वीडियो से क्या सीखने को मिल रहा है, और आप अपने
वीडियोस में और क्या चीज़ें मेंशन करना चाहते हैं, उन सभी बातों को आप अपने कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। और ये सब्जेक्ट के बाद जो हमारा अगला पैटर्न होगा वृद्धि विकास में, वो होगा वातावरण, यानी वंशानुक्रम और वातावरण। तो हम अगले टॉपिक से मिलते हैं और फिर बात करते हैं सीडीपी के अन्य टॉपिकों की। थैंक यू सो मच। वो क्या कहेंगे कि बीमारी से मैं आज़ाद हूं।